जय हिंद। तो साल 1971 दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन पूरी दुनिया को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन साउथ एशिया में जो होने वाला था उसने सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे उप महाद्वीप का भविष्य बदल देना था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटने के कगार पर खड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान जल रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, करोड़ों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे और दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि अब युद्ध सिर्फ संभावना नहीं बल्कि निश्चित वास्तविकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भारत सिर्फ जमीन पर लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने की योजना भी बन चुका था। और उस योजना के केंद्र में एक ऐसा आदमी जिसने बचपन कराची की गलियों में बिताया था, जिसने उसी बंदरगाह को बचपन से देखा था जिसे वह कुछ वर्षों बाद आग में झोंकने वाला था। उसका नाम था सरदारी लाल मथुरादास नंदा, एसएम नंदा, इंडियन नेवी का वह एडमिरल जिसे बाद में पूरी दुनिया द मैन हू बॉम्ब कराची के नाम से जानने लगी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह, उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन, उसकी नेवी का हट, उसका फ्यूल स्टोरेज, उसके हथियार, उसके इंपोर्ट, सब कुछ कराची पर निर्भर था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि एसएम नंदा का बचपन इसी कराची के मनोरा पोर्ट के आसपास बीता था, क्योंकि उनके पिता मनोरा पोर्ट ट्रस्ट में काम करते थे। यानी वह बचपन से जहाजों को आते जाते देखते थे, समुद्री रास्तों को समझते थे, हार्बर की लेआउट को जानते थे और शायद इसी समय उनके दिमाग में समुद्र के प्रति वह फैसिनेशन पैदा हुआ जिसने उन्हें इंडियन नेवी तक पहुंचाया। 1941 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब नंदा रॉयल इंडियन नेवल वॉलंटियर रिजर्व में शामिल हुए। फिर 1947 आया, देश बट गया, कराची पाकिस्तान चला गया, लेकिन कराची का नक्शा, उसका हार्बर, उसकी समुद्री कमजोरियां नंदा के दिमाग में से कभी नहीं निकली। और शायद यही कारण था कि बरसों बाद जब वह इंडियन नेवी के चीफ बने तो उनकी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि सीधे कराची पर थी। अब आते हैं 1962 में भारत चीन से हार चुका था। उस हार ने भारत को भीतर तक हिला दिया था। सेना कमजोर थी, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उस समय पाकिस्तान नेवी ने गुजरात के द्वारका पर हमला किया। हालांकि उस हमले में बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसने एक साइकोलॉजिकल मैसेज जरूर दिया कि पाकिस्तान नेवी अग्रेसिव है, जबकि इंडियन नेवी डिफेंसिव मोड में थी। पाकिस्तान को लगने लगा कि समुद्र में भारत कभी बड़ा खतरा नहीं बनेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 1960 के दशक के अंत तक भारत अपनी डिफेंस पॉलिसी पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिका और ब्रिटेन एडवांस वेपन देने में हिचक रहे थे, इसलिए भारत ने सोवियत यूनियन की तरफ रुख किया। 1964 में डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव यूएसएसआर गए। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने भारत को ओवेसे क्लास मिसाइल बोट्स ऑफर की। शुरुआत में इंडियन नेवी ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा और वहां सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, पेट्रोल वेसल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी डील हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि इनमें ऑपरेशनल रेंज कम है, ये सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए उपयोगी होगी। लेकिन फिर 1967 में दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसने नेवल वॉरफेयर को पूरी डिफिनेशन बदल दी। मिडिल ईस्ट में 6 डे वार चल रहा था और उसी दौरान इजिप्शियन नेवी ने सोवियत मिसाइल बोट से इजराइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इलैट को डुबो दिया। पूरी दुनिया शॉक में थी, क्योंकि पहली बार किसी छोटी मिसाइल बोट्स ने इतने बड़े वारशिप को डिस्ट्रॉय किया था। इंडियन नेवी तुरंत समझ गई कि फ्यूचर नेवल वॉरफेयर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा। वाइस एडमिरल नीलकांता कृष्णन मिसाइल बोट्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके थे और जल्द ही भारत ने 8 ओएसए क्लास मिसाइल बोट्स खरीद ली। भारतीय ऑफिसर्स को सोवियत यूनियन भेजा गया, रशियन लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी गई, मिसाइल सिस्टम, रडार ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टारगेट एक्विजिशन, नेविगेशन, हर चीज दिखाई गई। धीरे धीरे इंडियन नेवी डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकल रही थी। अब वह अटैक करने की सोच रही थी, दुश्मन के हार्बर तक पहुंचने की सोच रही थी। उधर ईस्ट पाकिस्तान में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। पाकिस्तान उधर अब बंगाली पॉपुलेशन पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा था। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर विलेजेस जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, लाखों लोग भारत भाग रहे थे और दिल्ली समझ चुकी थी कि युद्ध अब तय है। लेकिन इसी दौरान एसएम नंदा ने अपने दिमाग में एक ऐसी योजना तैयार करनी शुरू करी कि जिसने पाकिस्तान नेवी की नींद उड़ा देनी थी। नंदा जानते थे कि अगर पाकिस्तान को जल्दी तोड़ना है तो उसकी नेवल लाइफलाइन को खत्म करनी होगी, और उसकी लाइफलाइन थी कराची, क्योंकि पाकिस्तान का अधिकांश ऑयल इंपोर्ट्स आता था वहीं से। उसके बड़े वारशिप वहीं खड़े रहते थे, एम्यूनिशन वहीं स्टोर रहती थी। यानी अगर कराची हार्बर क्रिपल हो जाता तो पाकिस्तान नेवी प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाती। लेकिन कराची पर हमला करना आसान नहीं था, वह हेविली डिपेंडेंट हार्बर था। रडार कवरेज थी, नेवल पेट्रोल्स थी, एयर सपोर्ट थी, सिविलियन पॉपुलेशन थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हमला गलत हो जाता तो इंटरनेशनल बैकलैश हो सकता था। कई सीनियर नेवल ऑफिसर नर्वस थे। जेनेवा कन्वेंशन की बात हो रही थी, लेकिन एसएम नंदा अलग लेवल पर सोच रहे थे। उन्होंने कराची हार्बर के पास मौजूद केमारी ऑयल इंस्टॉलेशन का जिक्र किया और अपने ऑफिसर से कहा कि स्टिक्स मिसाइल रडार होमिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, उन्हें जहाज और ऑयल टैंक में फर्क नहीं पड़ता। मिसाइल जिस बड़े मेटालिक टारगेट को देखेगी उसी पर लॉक हो जाएगी। और यही पूरा गेम बदल गया, क्योंकि इंडियन नेवी अब सिर्फ शिप्स डुबाने की नहीं बल्कि कराची को जलाने की योजना बना चुकी थी। अब जरूरत थी पॉलिटिकल अप्रूवल की।
अक्टूबर 1971 में एस एम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और उन्होंने पूरा कराची स्ट्राइक प्लान एक्सप्लेन किया। उन्होंने मिसेस गांधी से पूछा कि अगर वार होती है तो क्या गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है। इंदिरा गांधी ने एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक जवाब दिया कि इफ देयर इज वार देयर इज वार। बस यही ग्रीन सिग्नल था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट ऑफिशियली शेप लेने लगा। त्रिशूल, भगवान शिव का अस्त्र, कराची पर त्रिशूल का प्रहार होने वाला था। आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर चुनी गई। सपोर्ट शिप्स असाइन हुई, वेस्टर्न फ्लीट को तैयार किया गया। मिशन इतना सीक्रेट था कि कई ऑफिसर्स को आखिरी समय तक एग्जैक्ट टारगेट नहीं बताया गया। 10 नवंबर 1971 को मिसाइल बोट्स बॉम्बे से निकलकर ओखा पहुंची और क्रूज को ऑफिशियली यही बताया गया कि डिप्लॉयमेंट ऑफ डिफेंसिव पर्पस के लिए है, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने भी द्वारका अटैक कर चुकी थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इंडियन नेवी अरेबियन सी में इतिहास का सबसे डेयरिंग नेवल स्ट्राइक लॉन्च करने जा रही थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय एयरबेस पर हमला शुरू कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, आगरा कई बेसेस टारगेट हुए और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेशन को संबोधित करते हुए बोली, पाकिस्तान हैज अटैक्ड इंडिया। युद्ध शुरू हो चुका था। उसी क्षण एस एम नंदा ने इंडियन नेवी को सिग्नल भेजा, एनिमी वारशिप को खोजो और डिस्ट्रॉय करो, मैक्सिमम डैमेज पहुंचाओ, कोई सैक्रिफाइस बड़ा नहीं होगा। आइए इंडियन नेवी के इतिहास में नया अध्याय लिखें। और फिर अरेबियन सी की अंधेरी रात में इंडियन टास्क फोर्स कराची की तरफ बढ़ने लगी। रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया, अननेसेसरी कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिग्नल्स को इंटरसेप्ट न कर सके। सबसे आगे कमांडर बबरूभान यादव की आईएनएस निपट थी। लेफ्ट साइड पर आईएनएस निर्घात और राइट साइड पर आईएनएस वीर, सब धीरे धीरे कराची की तरफ बढ़ रहे थे। 4 दिसंबर की रात कराची से लगभग 70 नॉटिकल माइल्स दूर इंडियन नेवी पहुंच चुकी थी। उधर पाकिस्तान नेवी को कुछ रडार कॉन्टैक्ट मिले, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इंडियन नेवी इतनी डेयरिंग स्ट्राइक कर सकती है। यही साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि छोटी मिसाइल बोट्स उसके सबसे सुरक्षित हार्बर तक पहुंच जाएगी। रात लगभग 10 बजे आईएनएस निर्घात के रडार पर एक बड़ा टारगेट देखा। यह था पीएनएस खैबर, वही डिस्ट्रॉयर जिसने 1965 में द्वारका अटैक में हिस्सा लिया था। कमांडर इंद्रजीत शर्मा ने तुरंत मिसाइल लॉन्च परमिशन मांगी। परमिशन मिली, स्टाइक्स मिसाइल तैयार हुई और फिर समुद्र के अंधेरी रात को चीरती हुई पहली मिसाइल पाकिस्तान की तरफ बढ़ गई। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। मिसाइल सीधे पीएनएस खैबर के बॉयलर रूम से टकराई। आग की लपटें उठी, प्रोपल्सन सिस्टम खत्म हो गया, शिप इमोबिलाइज हो गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान सेलर्स को समझ भी नहीं आया कि हमला जो है मिसाइल से हुआ है। उसने इमरजेंसी सिग्नल भेजा, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड अस। उन्हें लगा कि इंडियन एयरफोर्स हमला कर रही है। फिर इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी गलत ट्रांसमिट कर दी। तो उसकी रेस्क्यू टीम गलत जगह चली गई और इसी केओस के बीच आईएनएस निर्घात ने दूसरी मिसाइल फायर कर दी। इस बार मिसाइल एम्यूनिशन सेक्शन के पास लगी और कुछ ही मिनटों में पीएनएस खैबर समुद्र में डूबने लगा। 222 सेलर्स उसके साथ अरेबियन सी में समा गए। 1965 का बदला 1971 में लिया जा चुका था, लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद आईएनएस निपट के रडार पर एक और टारगेट दिखाई दिया। यह था एमवी चैलेंजर, एक मर्चेंट वेसल जो अमेरिका से पाकिस्तान मिलिट्री के लिए एम्यूनिशन और वेपन्स लेकर आ रहा था। मिसाइल लॉन्च हुई और कुछ ही मिनटों में वह शिप के 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र में डूब गया। अब पाकिस्तान ने भी पूरी तरह पैनिक में थी। उन्होंने रेस्क्यू के लिए पीएनएस शाहजहां भेजने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आने लगी। फिर माइंड स्वीपर पीएनएस मुहाफिज भेजा गया, लेकिन इंडियन नेवी अब पूरी तरह हंट मोड में आ चुकी थी। आईएनएस वीर ने टारगेट अटैक किया। कमांडर केपी गोपाल राव ने अटैक ऑर्डर दिया और स्टाइक्स मिसाइल ने पीएनएस मुहाफिज को भी खत्म कर दिया। अब कराची प्रैक्टिकली खुला पड़ा था। आईएनएस निपट ने अपनी रिमेनिंग मिसाइल कराची हार्बर की तरफ लॉन्च की। एक मिसाइल समुद्र में गिरी, लेकिन दूसरी सीधे केमारी ऑयल डिपोट के फ्यूल टैंक से टकराई और फिर कराची जल उठा। ऑयल टैंक एक्सप्लोड होने लगे, फ्यूल रिजर्व आग पकड़ चुके थे, आसमान ऑरेंज हो गया, मीलों दूर तक फ्लेम्स दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान ने भी और एयरफोर्स दोनों कंफ्यूजन में थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमला समुद्र से हुआ या हवा से। कराची की पूरी रात चीखों, एक्सप्लोजन और बर्निंग ऑयल की स्मेल से भर चुकी। तभी आईएनएस निपट से एक कोडवर्ड ट्रांसमिट हुआ, अंगार। मिशन सक्सेसफुल था, लेकिन सबसे डेंजरस फेज अभी बाकी थी, वापसी। कम्युनिकेशन सिस्टम में इश्यूज आने लगे, कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया, कुछ शिप वापस मुड़ गई जबकि कुछ आगे बढ़ती रही। और इसी दौरान ऑलमोस्ट फ्रेंडली फायर होने वाली थी, क्योंकि आईएनएस वीर को सामने आती शिप पाकिस्तानी वेसल लगी। मिसाइल लॉन्च होने ही वाली थी कि लास्ट मोमेंट कम्युनिकेशन रिस्टोर हुआ और पता चला कि सामने इंडियन शिप है। कुछ सेकंड की देरी और इंडियन नेवी खुद अपने जहाज को डिस्ट्रॉय कर देती। आखिर पूरा टास्क फोर्स सेफली गुजरात के मंगोल पोर्ट पहुंच गया और जब उनकी वापसी भारत में हुई तो सेलिब्रेशन था, जबकि पाकिस्तान शॉक में था। कराची क्रिपल हो चुका था, उसके ऑयल रिजर्व जल चुके थे, वारशिप डूब चुकी थी, एम्यूनिशन खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने भी साइकोलॉजिकली टूट चुकी थी। रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर कोमोडोर कैसर तुफैल ने बाद में लिखा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स दोनों को डीपली शॉक कर दिया था और 50 साल बाद भी उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट महसूस किया जा सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इंडियन नेवी अभी रुकी नहीं थी, क्योंकि एसएम नंदा के दिमाग में अभी एक और स्ट्राइक चल रही थी।
एक और आग, एक और हमला जिसे दुनिया में ऑपरेशन पाइथन के नाम से जानने वाली थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन पाइथन की, उस खतरनाक मिशन की जिसने कराची की दूसरी बार आग में झोंक दिया था, जहां इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की बची हुई नेवल ताकत और ऑयल रिजर्व को पूरी तरह तबाह किया था और दिखा दिया था कि अरेबियन सी में असली डोमिनेशन किसकी थी।